एक क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए, प्रजनन की भूमिका, प्रजनन की भूमिका क्या है? तो आंसर बच्चों पहले आप बताओ, कोशिश करो। यानी एक तो प्रजनन के माध्यम से किसी जाति की क्या बनी रहती है? निरंतरता, जैसे क्या कहते हैं हम? सर्वाइकल, यानी उत्तर जीवता। नंबर 2, प्रजनन, सुनो, प्रजनन एक वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपना ही विकसित रूप तैयार करता है, जिसमें जीव के द्वारा अनुकूलताओं की क्या की जाती है? बढ़ोतरी। हालांकि ये इस चैप्टर में नहीं है प्रजनन का महत्व, अगले में, परंतु इसी में होना चाहिए, फिर ये क्वेश्चन बनता नहीं। कोई दिक्कत बेटा? नंबर 3 और नहीं बता कि प्रजनन के माध्यम से बच्चों हम पादपों में किस्म बना सकते हैं और जंतुओं में क्या बना सकते हैं? नस्ल बना सकते हैं। यानी भिन्न आनुवांशिक संगठन वाले नर और मादा के बीच क्रॉस करा करके एक अलग नस्ल प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी उत्पादन क्षमता अधिक हो सकती है। चौथा पॉइंट, प्रजनन की भूमिका। चौथी क्या भूमिका हो सकती है प्रजनन से? कि जो निम्न श्रेणी के जीव होते हैं, निम्न श्रेणी के जीव कहते हैं मतलब एक कोशिक जीवों को, चाहे वो यूकैरियोट्स हो या फिर कैसा हो वो प्रोकैरियोट्स, ये अपने आप को दबाव भरी परिस्थिति से उकेर लेते हैं, एनसीईआरटी की भाषा बोली में ले। यानी ये प्रजनन के माध्यम से जो एक कोशिक जीव होते हैं, ये क्या करते हैं? जैसी दवा भरी परिस्थिति आती है, वातावरण दबाव भरा होता है, दबाव भरे का मतलब एनसीईआरटी की भाषा में प्रतिकूल परिस्थितियों के युक्त होता है, तो ये अपने आप को क्या कर जाते हैं? उससे उकेड़ जाते हैं और अपनी जीवन अवधि को बढ़ा जाते हैं। समझा दूंगा इस पॉइंट को, ठीक है? तो ये चारों पॉइंट आए, ये निचोड़ था इसका। क्या था गुड़िया? अब आगे देखो, अगला जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा आपका? अगला आएगा प्रजनन का प्रकार। अगला जो पॉइंट होगा गुड़िया वो क्या होगा आपका? प्रजनन कह लो या फिर क्या कह लो? जनन के प्रकार। रिप्रोडक्शन है दोनों ही शब्दों के लिए, ध्यान दीजिए बेटा बहुत, क्योंकि कभी भी एनसीईआरटी पर आप भरोसा मत करना, ये कब आपको मार दे। अतः हमेशा इसको पढ़ने में और पढ़ाने में सावचेत आदमी को रहना चाहिए, या हम किसी भी कॉम्पिटिशन को देते हैं तो उसमें सावधान रहना चाहिए। तो ये क्या कहती है, खुद देखो क्या हेडिंग बना के चलती है। ये कहती है कि जनक संख्या के आधार पर, जनक संख्या के आधार पर कौन सी चीज देखी जाएगी बेटा? प्रजनन 2 प्रकार का होता है। प्रजनन कितने प्रकार का होता है बच्चों? प्रजनन 2 प्रकार का होता है। जो प्रजनन होता है वो 2 प्रकार का होता है, ध्यान से बेटा। जिसमें आप केवल क्या देखेंगे? जनक संख्या। ध्यान से बेटा, अब आपको कोशिश करनी है, मानते हैं और एग्जाम्पल हम आपको विधियों में बता देंगे कि जैसे ये अमीबा है, क्या है? ध्यान दीजिए, इधर को एक बार प्रजनन की परिभाषा और आपके पास रहे तो ज्यादा अच्छी है। एक बार आपके पास प्रजनन की क्या रहे? परिभाषा, तो वो बहुत ज्यादा अच्छी है। तो प्रत्येक जीव अपने को बहुगुणित करता है। प्रजनन प्रक्रिया के तहत जो प्रत्येक जीव होता है वह अपने को क्या करता है बेटा? बहुगुणित करता है। एक तो बहुगुणित का मतलब संख्या में बढ़ोतरी, जैसे अमीबा जनक एक लेके चलने से संतति कितनी होंगी? 2। नंबर 2, प्रत्येक जीव अपने आप को क्या करता है? बहुगुणित करता है। फिर देखना क्या कहती है ये, और अपने समान, और अपने ही समान। इसका मतलब ये दूसरी परिभाषा हो गई। सभी परिभाषाओं का समूह है इसमें। किसी जीव द्वारा अपने जैसा मॉडल या प्रतिरूप तैयार करना जनन कहलाता है। मानव के द्वारा मानव को, बिल्ली के द्वारा बिल्ली को, नीम के पेड़ के द्वारा नीम के पौधे को की उत्पत्ति, तो वो मॉडल क्या हो गया? अपने जैसा। और अपने ही समान, देखो अभी कुछ लिखूंगा यहाँ, कन्फ्यूज है आपको।
छोटे संतति जीव को जन्म देता है। छोटे संतति जीव को क्या देगा बेटा? यहाँ छोटो शब्द आ रहा हो, ई का कह रहा है? ये यहाँ छोटा शब्द क्या का चाहता है आपसे? दिमाग लगाओ। संतति छोटी क्यों होती है? क्या कारण है? क्योंकि बच्चों संतति इसलिए छोटी होती है कि फिर उसे, जैसे माना कोई किसी की संतति है, किसी अमीबा की, उसे फिर क्या करना होगा? जनन करने से पहले कायिक वृद्धि करनी। अतः अब देखो बच्चों, अब मैं तो यूं तो एक भरोटा आपको परिभाषा सुना सकता हूं। किसी जीव द्वारा अपने जैसा प्रतिरूप तैयार करना प्रजनन है। किसी जीव द्वारा अपनी संख्या में बढ़ोतरी करना, या एनसीईआरटी की भाषा में बहुवृद्धि करना, ही क्या है? प्रजनन है। किसी जीव द्वारा अपनी जो जीवन अवधि है, अपने जीवन के अंत की शुरुआत, जनन होता है। किसी जीवन के किसी जीव के जीवन के अंत की शुरुआत, क्योंकि हर जीव समय सीमा को लागता है एनसीईआरटी के अनुसार। तो किसी जीव के जीवन की अंत में मर गया तो वो शुरुआत कहाँ है बताना जरा? मेरी संतति। किसी जीव के जीवन के अंत की क्या है? शुरुआत। और प्रत्येक जीव इस कार्य को करने के लिए अपनी ही तरह की विधि विकसित करता है। ये कारण क्या है कि अपनी तरह की विधि क्या है सर? चाहे वो तो अलैंगिक प्रजनन करता हो, या लैंगिक प्रजनन करता हो, या फिर वर्धी प्रजनन भी कर सकता है। ठीक है बेटा? कोरक प्रजनन कहेंगे, ध्यान देना है कि एक पॉइंट पर आपको। छोटे संतति जीव को जन्म देता है। या फिर बच्चों ऐसे भी समझ सकते हैं कि मुझसे उत्पन्न होने वाली संतति में स्वयं होता हूं, केवल वो मेरा विकसित रूप होता है। क्योंकि प्रजनन की भूमिका में जब आपने पॉइंट नंबर 2 पढ़ा, भाई पहला पॉइंट तो उत्तरजीविता को कायम रखते हैं ताकि इस धरा पर जाति की क्या बनी रहे? निरंतरता। फिर आपने क्या देखा कि जीव प्रजनन के माध्यम से अपने अंदर अनुकूलताओं की क्या करता है? बढ़ोतरी। ताकि वो, क्योंकि एक जीव की परिभाषा क्या है कि एक जीव दरअसल में वो होता है जो परिवर्तित वातावरण का सामना कर जाए। डार्विन के अनुसार अगर जीव परिवर्तित वातावरण का सामना नहीं कर रहा है तो वातावरण उसे जीने का अधिकार प्रदान नहीं करता। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, आज आपके बाबा साहब की उम्र 90 वर्ष की है, ध्यान दो। जनवरी का महीना आ जाए, बाबा साहब क्या करेंगे? रजाई में अंदर हैं और पैरों को भी क्या कर रखा है उन्होंने? समेट रखा है। अपने क्षेत्रफल में भी क्या कर रखी है? कमी। और उसके बाद कहाँ घुसे हुए हैं? रजाई में। फिर भी क्या करें? हे राम तू मुझे ले जा, राम की दुआई दे रहे हैं। अब आप अपने घर के अंदर जाकर के देखो कि भाई का जो बच्चा है वो आराम से पानी से खेल रहा है। आपने अगर उसको सूच और कैप पहना दी, टोपा, तो वो भी उसको क्या कर देता है? फेंक देता है। वो मजे में, वो नहीं परेशान हो रहा है। क्यों? अब बताओ। ये है परिवर्तित वातावरण कि बाबा का जो जन्म हुआ आज से 90 वर्ष पहले हुआ, और 90 वर्ष में वातावरण क्या हो गया? बदल गया। अतः बाबा को जीने में क्या हो रही है? परेशानी हो रही है। क्योंकि बाहर वातावरण के अनुरूप उसकी उपापचयी क्रियाएं नहीं हो रही। वो सभी उपापचयी क्रियाएं क्या हो रही हैं? बाधित होती हैं। क्योंकि छात्रों याद रहे, जूनियर से बोलूंगा मैं, कि वातावरण आपकी हाइपोथैलेमस को चलाता है, और हाइपोथैलेमस सर्वोच्च कमांडर होती है, और हाइपोथैलेमस आपकी मास्टर ग्लैंड को चलाता है, और मास्टर ग्लैंड बाकी की आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियों को चलाता है, जिनसे क्या निकलते हैं? हार्मोन, अपोषक रसायन क्या निकलते हैं? इस तरह से तंत्र का तंत्र और हार्मोन, ये दोनों मिलकर के किसी भी जीव में नियमन और समन्वय की भूमिका निभाते हैं। ठीक है? जब भी आपकी उपापचयी क्रियाएं बाधित होंगी तभी आपको जीने में क्या हो जाएगी? परेशानी। खैर आगे देखो बच्चों कि जनक संख्या के आधार पर ये 2 प्रकार का होता है। अतः एक तो प्रकार जो होता है वो होता है बच्चों अलैंगिक जनन। कौन सा जनन?
अतः बच्चों ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, क्योंकि आपने पॉइंट किसको बनाया, जनक संख्या, पेरेंटल जो है। अतः बच्चों जो पेरेंट्स है कि पेरेंट्स नंबर कितना है यहाँ 1, पेरेंट्स नंबर कितना है यहाँ 1। ध्यान देना, अंतर करके पढ़ाऊंगा, दोनों को अच्छा समझ में आएगा। जनक संख्या 1 है, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये जीव वृद्धि करेगा, क्योंकि वातावरण इसे जनन का अधिकार कब देगा, जब पहले जीव को क्या करनी होती है, कायिक वृद्धि करनी होती है। क्या होनी करनी होती है। अतः गुड़िया एक देखो, ये इसका केंद्रक द्रव्य बोला जाएगा। ये क्या बोला जाएगा गुड़िया, और इस वाले को क्या कहेंगे आप, कोश का द्रव्य। और सम्मिलित रूप से दोनों को क्या नाम देंगे, शाबाश गुड़िया, सम्मिलित रूप से क्या देंगे आप। अतः बच्चों जो कैरियोप्लाज्म है, केंद्रक द्रव्य, उसमें क्या मेन डीएनए है। तो गुड़िया अब इसमें एक कोशिक जीव है, इसमें वृद्धि कैसे हो, ये भी एक समझने की बात है। ये 1 से 2 कोशिका का थोड़ी होगा। अतः यही इसकी काया ही कोशिका की है, काया मीन्स बॉडी, शरीर। अतः बच्चों ये सबसे पहले अपने अंदर किसकी मात्रा बढ़ाएगा, डीएनए की। अतः सबसे पहले डीएनए की जो मात्रा बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी, ये डीएनए की मात्रा कैसे बढ़ी बच्चों बताओ जरा। क्या डीएनए खुद अपने ही क्या कर लेता है, प्रतिकृतियन कर लेता है। अतः जीव के अंदर जनन करना गुण है, जीव खुद इस गुण को रखता है, जीव जनन नहीं कर सकता। जनन का अधिकार किसको है, डीएनए और आरएनए को, आणविक स्तर पर। ठीक है बेटा, आनुवांशिक पदार्थ है, क्योंकि किसी जीव शरीर का यही क्या होता है, आधार होता है, यही क्या होता है। इसके बाद बच्चों क्या होगा, किसकी मात्रा बढ़ जाएगी, कोश का द्रव्य की। किसकी मात्रा बढ़ गई, दोनों को मिलाकर के क्या कहेंगे हम, जीव द्रव्य। इसके बाद क्या होगा, जरा बताओ। इसके बाद केंद्रक का विभाजन होगा, और इसके अंदर कितने केंद्रक बन जाएंगे, 2। कैसे भी बन सकते हैं बच्चों। अतः विभाजन का प्रकार कौन सा रहेगा, ध्यान दो बच्चों। अतः अलैंगिक जनन करने वाले जीवों में विभाजन का प्रकार कौन सा होता है, समसूत्री। और जनक संख्या कितनी होती है, 1। ध्यान दो, 2 चीज निकल के आ गई आपके सामने। कितनी चीज निकल के आ गई आपके सामने, 2 गुड़िया। आगे देखो, इसके बाद 2 केंद्रक हो गए, और इसके बाद किसका विभाजन हो जाएगा दीदी, इसके बाद किसका विभाजन हो जाएगा, कोश का द्रव्य का विभाजन हो जाएगा। लेकिन यह विभाजन कैसे भी हो सकता है, ये विधि में आ जाएगा बापकी में। ये ऐसे भी हो सकता है बहन, ऐसे भी हो सकता है, या ये केंद्रक यूं भी आ सकते हैं इस पोजीशन पर। तो अमीबा में जो द्विविभाजन होगा, अमीबा में क्या होगा, वो क्या होगा, 2 छोटे संतति जीव बनेंगे। 2 छोटे क्या बन जाएंगे, संतति जीव बन गए लो। फिर इन संतति जीवों को क्या करना पड़ेगा, कायिक वृद्धि। आगे अगर इन्हें अपनी फिर ये जनक हो जाएंगे बड़े होकर कायिक वृद्धि करके। अब ध्यान दो, इसमें कौन कौन सा पॉइंट है, क्या खासियत है अलैंगिक जनन में। कि अलैंगिक जनन एक जनकीय होता है। कैसा होता है, पहला पॉइंट, अलैंगिक जनन एक जनकीय होता है। जब एक जनक है तो नर और मादा में भेद, भेद का मतलब एनसीईआरटी की भाषा में अंतर। इसका मतलब नर और मादा इसमें अलग अलग नहीं होता, ऐसा कोई अंतर नहीं होता एनसीईआरटी की भाषा के अनुसार। नर और मादा नहीं होते इसमें। ठीक है बेटा। क्या बच्चों, केवल और केवल क्या देखा आपने, केवल और केवल कोश का विभाजन, केवल और केवल कौन सी चीज देखी गई बेटा, कोश का विभाजन ही जनन का क्या हो गया, आधार हो गया। अलैंगिक जनन का आधार क्या हो गया, और कोश का विभाजन कौन सा गुड़िया, अतः गुड़िया ये कोश का विभाजन हो गया आपका कौन सा, समसूत्री विभाजन हो गया। कौन सा विभाजन हो गया, समसूत्री कोश का विभाजन की परिभाषा क्या बताई आपको जूनियर में, कि मात्र कोशिका से बनने वाली पुत्री कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है, 2, जिसमें दोनों में आनुवांशिक पदार्थ की मात्रा कैसी होती है,
बराबर, डीएनए की मात्रा बराबर होगी। डीएनए की मात्रा कैसी होगी? माना कि कोशिका द्रव्य की तो कम होगी, लेकिन किसकी मात्रा बराबर होगी? क्यों? दिमाग लगाओ कि अगर सर एक जीव डीएनए अंश रखता है 46 मात्रा में, मानव है वो, अगर एक जीव में डीएनए अंश कितना है? 44, बहुत करीब पहुंच गया। तो ये कौन हो गया? खरगोश या खरा। और एक जीव में डीएनए अंश कितना हो गया? 42, तो ये चूहा होगा। अतः बच्चों, जब हम जनन की परिभाषा की तरफ देखते हैं तो जनन की परिभाषा क्या पुकार देती है? जनन की परिभाषा पुकार लगाती है कि प्रत्येक जीव के द्वारा अपने जैसा प्रतिरूप तैयार करना। तो बच्चों, यहाँ जो प्रतिरूप तैयार हुआ है, जनन पढ़ा रहे हैं हम, तो वो कैसा हुआ है? अपने जैसा। और अपने जैसे प्रतिरूप को तैयार होने के लिए क्या चीज खास होगी? कि आनुवांशिक पदार्थ इन दोनों में बराबर होगा। और कितना होगा? जितना जनक के पास है। अतः अलैंगिक जनन से उत्पन्न होने वाली जो संततियां होती हैं, वो अपनी आनुवांशिक संगठन, जो आनुवांशिक पदार्थ है, और एक जनक से प्राप्त कर रही है। और आकार की में कैसी होती है? आकार की में भी कैसी होती है? जब आनुवांशिक पदार्थ एकल जनक से प्राप्त किया जा रहा है। जब आनुवांशिक पदार्थ किससे प्राप्त होता हो? एकल जनक से। ध्यान देना, तो संतति कैसी होगी? उसी जनक जैसी होगी। ध्यान दो, बराबर हम पढ़ाऊंगा, जब अच्छा समझ में आएगा। इसलिए ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? समरूपी। बिल्कुल संतति हूबहू कैसी होती है बच्चों? जनक के समान होती है। और इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोई परेशानी यहां तक? अब देखो बच्चों, क्या चीज खास है। अब आप तुलना करो थोड़ी सी, लेकिन ये याद रखें, जब समसूत्री विभाजन हो रहा है तो बच्चों जनन की, फाउंडेशन क्वेश्चन है ये, जनन की तीव्रगामी विधि कौन सी है? जनन की कौन सी विधि है? ये कौन सी होती है? अलैंगिक। अब देखो बच्चों, अब आपका ध्यान हम तुलनात्मक रूप से कराएंगे, शायद बच्चा ज्यादा सीखेगा। अब बच्चों, हमारे द्वारा पढ़ाना है आपको लैंगिक जनन, और एक एक पॉइंट दोनों के बराबर में क्लियर होंगे। अतः बच्चों, किस चीज पर ध्यान देना है छात्र को? शाबाश बेटा, किस पर देना है? जनक संख्या पर। तो देखिए बच्चों, इधर को जरा ध्यान से देखिए। आपको यहाँ जनक संख्या देखनी है। क्या देखनी है? एक साइड में कौन हो गई? मदर हो गई। एक साइड में कौन हो गई? मदर। और एक साइड में आपके कौन हो गए? फादर हो गए। एक साइड में आपके कौन हो गए बच्चों? फादर हो गए। कोई परेशानी? तो ये आपके पेरेंट्स हो गए। ये क्या हो गए आपके? जरा देखना जनक संख्या कितनी है? 2। अतः बच्चों, लैंगिक जनन वो होता है जिसमें जनक संख्या कितनी होती है? 2। एनसीईआरटी की भाषा बोलूंगा। ये दोनों जीव अभिमुख होते हैं। ये दोनों जीव कैसे होते हैं? इस शब्द को नहीं जानते आप। विपरीत लिंग को कहते हैं अभिमुख। अतः दोनों कैसे होते हैं? विपरीत लिंग वाले होंगे। कैसे होंगे? अतः यार, इस पर फीमेल ऑर्गन्स होगा इसकी बॉडी पर, इसकी पर कौन सा होगा? मेल ऑर्गन होगा। जननांग जो है इस पर कौन सा होगा? मादा, वो नर जननांग, और इसके पास कौन सा होगा? ध्यान से बेटा, इसके बाद अब इन्हें संतति उत्पन्न करनी है। इन्हें क्या उत्पन्न करनी है? तो बेटा, कभी ये बच्चे थे, कायिक वृद्धि की, प्रजनक अवस्था में आ गए। इसके बाद बच्चों लैंगिक जनन करने वाले जीवों को क्या करना पड़ेगा?
कायिक वृद्धि तो कर ली, प्रजनक अवस्था में आ गए। प्रजनक अवस्था में आकर के कौन सी क्रिया शुरू हो जाएगी? युग्मकों का निर्माण। युग्मकों का क्या होगा? ध्यान दे एक शब्द, चूंकि हमारा पिता कौन है? मानव। हमारा पिता कौन है? क्यों हमारा पिता मानव क्यों है? क्योंकि डीएनए अंश कितना है? हमारी माता मानव क्यों है? ठीक है बेटा, 40। ध्यान रखना, डीएनए अंश दिखा रहा हूं मैं आपको इस समय, यानी जो डीएनए अंश है वो कितना है आप में? 46। अब ये शब्द कहां से आ गया? जब संतति की उत्पत्ति दो जनकों के बराबर की साझेदारी से होती हो, दो जनकों की बराबर की किससे होती हो? साझेदारी रहती हो, यानी संतति को उत्पन्न करने में दोनों जनक की कैसी रहती हो भूमिका? अब बताओ ध्यान से, अब आप खुद ही बोलेंगे, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, कि डीएनए अंश 46 ही कौन दे दे? पिता। हमें सोचो जरा, और 40 ही कौन दे दे? और जाइगोट में कितना हो जाएगा? तो क्या जनन की परिभाषा पूरी हो जाएगी? नहीं, मानव से मानव पैदा नहीं होगा। अतः लैंगिक जन करने वाले को कौन सा विभाजन करना होगा ताकि डीएनए अंश की मात्रा निश्चित बनी रहे पीढ़ी दर पीढ़ी? अतः छात्रों, इन्हें युग्मक निर्माण करना पड़ेगा, और युग्मक निर्माण के लिए कौन सा विभाजन करना पड़ेगा? कि जिस कोशिका में 40 गुणसूत्र हैं वो 40 से कितने करने पड़ेंगे? जैसे मानते हैं कि ये कोशिका माँ की है, इस माँ की कोशिका में कितने गुणसूत्र हैं? इस कोशिका को क्या कहेंगे बच्चों हम? 2n, दो गुणित है। अब ये विभाजन कौन सा करे? अर्धसूत्री। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से जो कोशिकाएं बनेंगी बच्चों, 4 बनती हैं, एक बार और पुनः होता है ये सेकंड, तो इसमें कितने हो जाएंगे? 23, और इसमें भी कितनी हो जाएंगे? तो इन कोशिका को क्या कहेंगे हम? n। और यही क्या होते हैं बच्चों? इसी को क्या कहेंगे आप? तो युग्मक क्या होता है जरा बताना। अतः किसी जीव शरीर की अगुणित कोशिका को क्या कहा जाता है? युग्मक कहा जाता है। कोई परेशानी तो नहीं है। इसी तरह से फादर साइड में भी कौन सा विभाजन होगा? अर्धसूत्री। और ये भी क्या बना लेंगे बच्चों? 23 और 23 जीव द्रव्य की मात्रा निकलेगी, और ये ऐसे रूपांतरित हो जाएगी कोशिका। अतः ये क्या बन गया? ये भी युग्मक बन गया। क्या बन गया? क्योंकि ये भी कैसी सेल हो गई? अगुणित। लेकिन ये आकार में थोड़ा कैसा होगा? बड़ा। और ये आकार में कैसा होगा? अतः एक छोटा और एक कैसा होगा? अतः युग्मक समान है या विषम है? अतः आपको क्या देना होगा? बोलो फटाफट। अतः आपको नाम देना होगा। कब नाम नहीं देते हम युग्मकों को? जब ये समान होते हैं। समयुग्म की स्थिति पर कभी भी हम शुक्राणु अंड नहीं बोल सकते। शुक्राणु अंड बोलने का अधिकार कब प्राप्त होता है? जब युग्मक अपने आकार की और कार्यकी के लिए कैसे होते हों छात्रों? विषमता रखते हों। क्या रखते हों गुड़िया? अतः आप इसको छोटा होने के कारण और चल होने के कारण क्या कह देंगे? और इसे क्या कह देंगे? अंडाणु। ठीक है। अब इस बॉडी के पास तो शुक्राणु हैं, और इस बॉडी के पास क्या है? संतति हो गई? नहीं होगी, संतति नहीं होगी। अतः बच्चों फिर क्या होगा? पॉइंट नंबर 2 जरा दिमाग लगाओ। क्या गुरुजी युग्मक बना करके युग्मकों का क्या कराना पड़ेगा? शाबाश बेटा, ध्यान दीजिए पॉइंट नंबर 2 आपको, और जो मैं बोलूँ उस पर विशेष तौर से ध्यान देना है, क्योंकि ये अध्याय नंबर 1 है और पूरे सिलेबस में क्या करेगा? ये मूवमेंट मारता है, कोई भी अध्याय नंबर 1 हो। तो बच्चों आप युग्मक स्थानांतरण कब करा सकते हैं? जब नर और मादा दोनों जीव पहले क्या होगा? कायिक रूप से पास आएंगे, और इन्हें क्या करना पड़ेगा? ऑप्शन। फिर नर के द्वारा
युग्मकों का स्थानांतरण मादा के जनन पथ वैजाइना में कराना होगा। कहाँ कराना होगा? ठीक है। ऐसा होने पर नर युग्मक और मादा युग्मक, इसके पास भी 23 हैं और इसके पास भी कितने हैं? कायिक रूप से एक दूसरे के कहाँ आगे? पास। और नर युग्मक और मादा युग्मक का कायिक रूप से एक दूसरे के पास आना क्या कहलाता है? युग्मकों का स्थानांतरण। ध्यान दो बच्चों। लेकिन बच्चों एक समस्या मुझे नजर पड़ रही है कि जहां हम जीव दो प्रकार के होते हैं, एक जीव होता है जंतु और एक जीव क्या होता है? पादप। अब ये जो पादप हैं इनमें तो क्या मिलती है? स्थानबद्धता मिलती है। माना कोई स्थलीय पादप, जलीय नहीं, क्योंकि बच्चों जलन की परिभाषा में मैंने आपको एक लाइन बोली है, बताओ क्या बोली है? कि किसी जीव में जो जनन होगा वो उसकी शरीर क्रिया विज्ञान और वास स्थल पर अनुभव होगा। अतः जो जलीय पादप है उनकी बात दूसरी है, लेकिन वे पादप जो स्थलीय होते हैं, तो बच्चों अगर एक पादप है आपका, एक पादप शरीर ये रहा, माना ये पादप शरीर लैंगिक जनन करे, क्या करे बच्चों? और एक पादप शरीर ये है, तो इनमें क्या देखोगे आप? स्थानबद्धता। क्या देखोगे? एक जगह पर स्थिर रहते हैं, एक जगह पर क्या रहते हैं? स्थिर रहते हैं। अब एक पादप को लैंगिक जनन करना है, चाहे वो जिम्नोस्पर्म हो गुड़िया, या आपका कौन सा हो? एंजियोस्पर्म हो, एक बीजपत्री हो चाहे दो बीजपत्री हो उसको। माना कि एक पादप लैंगिक जनन के लिए युग्मक बना ले। अब इसे ध्यान देना, क्या बना ले? पहली शर्त को पूरा कर देता है तो क्या युग्मक का स्थानांतरण करा देगा? क्योंकि ये अचल होते हैं, पादप स्थानबद्धता रखते हैं, क्योंकि दो पादप लैंगिक रूप से एक दूसरे के पास नहीं आ सकते। अतः बच्चों पादपों को अध्याय नंबर 2 में बताया जाएगा आपके लिए। युग्मक बनाने से पहले क्या बनाने पड़ते हैं? बीजाणु। क्या बनाने पड़ते हैं? ध्यान दो बेटा। और पहले पादप अर्धसूत्री कोशिका वजह से क्या बनाएगा? बीजाणु। क्या बनाएगा? और यही बीजाणु अपने अंदर क्या बनाएगा? युग्मक। और यही बीजाणु युग्मक भी बनाएगा और फिर युग्मक का क्या कराएगा? स्थानांतरण कराएगा। क्या कराएगा? वो अध्याय नंबर 2 में पढ़ेंगे आप। अतः पादप पहले क्या बनाएगा? बीजाणु। और बीजाणु बना करके क्या बनाएगा? वो बीजाणु खुद क्या बनाएगा? युग्मक। और फिर यही बीजाणु, इसका नाम हो जाएगा परागकण, और फिर क्या कराएगा? उन नर युग्मकों का क्या करेगा? वहन करेगा। लेकिन खुद युग्मक स्थानांतरण में बीजाणु में ऐसा कोई अनुकूलन नहीं होता जो खुद चला जाए। इसके लिए एक पादप क्या अनुकूलता रखेगा? तो एक पादप शरीर हमेशा खोखला होता है। कैसा होता है? क्या आप अपने मुंह के अंदर मक्खी को जाने देंगे? तितली को जाने देंगे? मधुमक्खी को जाने देंगे? गिलहरी को जाने देंगे? लेकिन एक पादप शरीर अपने अंदर प्रत्येक प्रकार के जीव को आने देता है। पता है आपको क्यों? ताकि उसकी क्या हो जाए? परागण की क्रिया हो जाए, ताकि उसकी क्या हो जाए? अतः एक पादप शरीर ऐसा होता है जिसमें एक दूसरा जीव भी प्रवेश कर जाता है। नहीं दुनिया में अगर दूसरा जीव प्रवेश कर गया, मन आप में वायरस कर गया, बैक्टीरिया कर गया, आप में फंगस, तो बीमार हो जाओगे ना आप, या प्लाज्मोडियम कर गया तो होती है बेटा। उसके लिए अलग अलग अनुकूलन पढ़ाए जाएंगे आपको अध्याय नंबर 2 में। वो अलग अलग प्रकार जाया जाएगा, वायु वाले कौन से हैं, उनमें क्या होगा, ठीक है, और जैसे कीट वाले उनमें क्या अडेप्टेशन होगा, वो तो अलग अलग बताए जाएंगे फिर आपको, ठीक है बेटा। आगे देखो, यहाँ इतना जानना है, युग्मकों का क्या कराना है? स्थानांतरण, वो तो अलग चैप्टर ही आ जाएगा। और फिर इसके बाद क्या बन जाएगा बच्चों, जरा ध्यान से, निषेचन होगा। 23 और 23
ये जाइगोट बनो बेटा। और इस जाइगोट का क्या होगा अध्याय नंबर 3 में परिवर्तन। क्यों यूनिट नंबर 1 से 1 जो है 1 से 4 पाठ बजाय खत्म होती है और इससे नवीन संतति का क्या हो जाएगा जन्म। लेकिन ये संतति आनुवांशिक संगठन में क्या रखेगी भिन्नता। आनुवांशिक संगठन में क्या रखेगी क्लोन नहीं होगी। कौन बताएगा क्यों? क्योंकि ये दोनों ही जनक जीवों से क्या प्राप्त करती है। अरे हमने बराबर की साझेदारी लिखा होगा मैंने। हमने जिस आनुवांशिक पदार्थ को प्राप्त किया है 50% किसका है हमारी बॉडी में माँ का और 50% किसका है। तो ना हम पिता से मिलेंगे और ना ही किससे मिलेंगे। तो हम क्या ले जाएंगे इन दोनों से भिन्नता। और भिन्नता ही जैव विकास के लिए डार्विन कच्ची सामग्री होती है। डार्विन ने क्या कहा है भिन्नताएं जो होती हैं वो जैव विकास के लिए क्या होती हैं। इसका मतलब विकास का रहस्य अर्धसूत्री कोश का विभाजन में छुपा बैठा है। विकास का रहस्य कहाँ छुपा बैठा है। अतः जब जीवों में अलैंगिक जनन था तो इन्होंने फिर लैंगिक जनन को क्यों अपनाया। क्योंकि अलैंगिक जनन से उत्पन्न संततियां कैसी होती हैं क्लोन होती हैं। उनका विकास बाधित होकर चलता है। और लैंगिक जनन से उत्पन्न होने वाली संततियां क्या रखती हैं भिन्नताएं। और भिन्नताएं जीव में किसकी बढ़ोतरी कर देती है अनुकूलताओं की। क्योंकि उत्पन्न होने वाली संतति बच्चों दोनों ही जनक जीवों से आनुवांशिक पदार्थ प्राप्त करती है बराबर मात्रा में। और अर्धसूत्री कोश का विभाजन के दौरान प्रोपेज फर्स्ट की पैकाइटीन अवस्था में क्या होता है जीन विनिमय होता है। क्या होता है गुड़िया। और जीन विनिमय हीरो होता है वेरिएशंस का किसका भिन्नताओं का। लेकिन छात्रों ये आपका क्या था लैंगिक जनन ये बाद में आएगा। क्या था अब देखो जरा जहां हमें चलना है तो लैंगिक जनन। लेकिन बच्चों एक लाइन में पुनः लिखूंगा ये बात 100% सत्य नहीं। ये सत्य तथ्य नहीं। ये सत्य क्या नहीं है तथ्य नहीं। गुरुजी कौन सा हो कि लैंगिक जनन द्विजनकीय होता हो। अपवाद स्वरूप 100% सत्य ना बेटा यहाँ फाउंडेशन क्वेश्चन बन जाओ। अपवाद स्वरूप आपका कौन गुड़िया केंचुआ। कौन केंचुआ खंडी भवन पाया जाता है ना इनडा में आता है पढ़ाया जूनियर में। कौन बेटा। और गुड़िया दूसरा देखना पहचानना फेसी ओला। कौन गुड़िया मैं पूछ लूँगा अभी तुम तेने दिमाग लगेगा कि कौन सी बात 100% सत्य ना है क्या लैंगिक जनन द्विजनकीय होता है। ये 100% सत्य तथ्य नहीं है। कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिनमें लैंगिक जनन पाया जाता है। क्या पाया जाता है। लेकिन ये लैंगिक जनन कैसा होता है इसे कहते हैं फाउंडेशन। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए वो कौन से जीव हैं कि जिनमें अब्बा स्वरूप कि जिनमें लैंगिक जनन भी होता है लेकिन जनक संख्या 2 नहीं होती। कितनी होती है 1। शाबाश बेटा। अब आपको देखो अतः ये जीव कैसा होगा एक लिंगी होगा या दुलिंगी होगा। एक लिंगी होगा। ऐसी स्थिति पर कि दुलिंगी होगा तुम कौन कैसे लिंगी हैं जब इसी जीव को तो शुक्राणु बनाना पड़ेगा और इसी जीव को क्या बनाना पड़ेगा। जब किसी एक जीव के द्वारा दोनों ही प्रकार के युग्मक उत्पादित किए जाते हों नर युग्मक भी वो बना रहा है और मादा युग्मक भी वो बना रहा है तो ऐसी स्थिति पर क्या होगा उसे क्या कहेंगे दोनों सेक्स ऑर्गन होंगे ना। इसमें वृषण भी होगा और अंडाशय भी होगा।
चाहे वो ये वाला हो जीव हो या पैसी वाला हो, ये वाला जीव हो या कोई सा भी जीव हो, कोई परेशानी बेटा, ये आपको लाइन भी ध्यान रखना है। अतः ये किसके लिए बताइए मैंने? फाउंडेशन के लिए। किसके लिए? आगे आ जाएगा। खैर ये आगे देखो बच्चों, ये ध्यान रखना है आपको। अतः सेम जीव विपरीत लिंग वाला भी नहीं होता। एक जन की अगर स्थिति हो जाती है लैंगिक जन के दौरान, याद रहेगी आपको लाइन, ऐसी कोई बात नहीं है, अब बात तो याद रहता है। अब देखो बच्चों क्या है आपका, कि गुरुजी एक चीज बताइए आप, कि लैंगिक जन्म में तो युग्मक बनते हैं। क्या बनते हैं? लेकिन अलैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण, युग्मकों का क्या नहीं होता? किसका निर्माण होता है? जनन इकाइयों का। किसका निर्माण होता है? और नंबर 2, इन्हीं जनन इकाइयों का क्या हो जाता है? परिवर्धन होता है। 2 पॉइंट होते हैं। ये युग्मक नहीं बनाते, ना युग्मकों का स्थानांतरण कराते, ना इनमें क्या होता? निषेचन। अतः अलैंगिक जनन करने वाले जीवों को क्या करना पड़ता है? जनन इकाइयों का क्या करना पड़ता है? निर्माण। शाबाश बेटा। और फिर वही जनन इकाई क्या कर जाती हैं? अब देखो बेटा, ये निश्चित है, चाहे जनन इकाई का निर्माण हो तब भी कौन से विभाजन से होगा, और चाहे भले इसका क्या हो? परिवर्तन, फिर भी कौन सा विभाजन होगा? कि सर हम जनन इकाई नहीं जानते। क्या नहीं जानते? अतः छात्रों, अब आपका यहाँ से जनन का प्रकार हो गया। अब अलैंगिक जनन की विधियाँ, अब कौन सी विधियाँ हो गई? अब आपका जो आएगा वो आएगा अलैंगिक जनन की विधियाँ सिलेबस में। तो ध्यान देना है अलैंगिक जनन क्या होता है। शुरुआत, अलैंगिक जनन एक जनकीय होता है। कैसा होता है? जिसके दौरान जनन इकाइयों का निर्माण होता है, और इन्हीं जनन इकाइयों का क्या होता है? परिवर्धन होता है। इन दोनों कार्य हेतु कौन सा विभाजन अनिवार्य है? समसूत्री विभाजन अनिवार्य है। अलैंगिक जनन के दौरान उत्पन्न संतति क्लोन होगी, क्योंकि यहाँ वो केवल और केवल एकल जनक से ही आनुवांशिक पदार्थ प्राप्त करती है। अतः अपनी आकार की में नहीं जानते आप। क्या आपकी आकार की माँ बाप जैसी है? बिल्कुल। आप 100% ना तो माँ से मिलते अपने आकार में, और ना ही किससे मिलते, क्योंकि बच्चों जब हम आनुवांशिक पदार्थ केवल एक जनक से प्राप्त कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति पर क्या हो जाएगा बच्चों? हम 100% अपने जनक के क्या हो जाएंगे? समरूपी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अगला पॉइंट समझो बच्चों, अलैंगिक जनन जनन की तीव्रगामी विधि है। अलैंगिक जनन जनन की कौन सी विधि है? कोई परेशानी? इसमें विभाजन कौन सा होकर चलेगा? समसूत्री। शाबाश बेटा। अलैंगिक जनन को हम कोरक जनन भी कह सकते हैं। अलैंगिक जनन को हम क्या कह सकते हैं? लेकिन अब छेड़ मत देना, आप याद रखना, मैं अध्याय नंबर 3 में बताऊंगा इसको। अलैंगिक जनन को कि कौन सा जनन भी कहा जाता है? कोरक जनन कहा जाता है। ध्यान दें, क्यों कहा जाता है? आप 2-3 दिन नतवे में किसी टीचर से पूछ लो, बहुत छोटी बात है, फिर आप मुझे उत्तर बता देना, या कहीं से भी जानकारी लेकर के अलैंगिक जनन को आप किस स्थिति पर कोरक जनन कह सकते हैं। ठीक है, आगे ये तो जब ही बात करेंगे। तो अलैंगिक जनन की विधियां ध्यान से। अतः सबसे पहले जनन इकाई को समझिए। किसको समझिए? कि जनन इकाई का ही तक है गुरुजी। तो एक तो जनन इकाई हो विखंडन का हो, जैसे ये को केवल जीव शरीर 2 भागों में क्या हुआ है? कोश का विभाजन ही जनन का क्या हो गया? आधार। नंबर 2 खंडन है गुरुजी, खंडन ध्यान से। नंबर 3
कलिका। नंबर 3 कलिका। कौन सी चीज? बड। अभी लो सभी को बता देता हूं। एक कलिका बनेगी, ठीक है, और एक जैम्यूल। एक क्या हो गया? जैम्यूल होगा। क्या होगा? ये क्या है? सभी जनन इकाइयां हैं और एक जनन इकाई होगी। ये क्या है? जनन इकाइयां। एक एक को समझना है जनन की विधियां। तो सबसे पहले ले रहा हूं मैं द्विविभाजन। क्या ले रहा हूं? इसे यहीं समझा देता हूं। ये दोनों जनन इकाई हैं। ये दोनों क्या बन गई? जैसे ही संतति बनी, ये क्या हो गई? जनन क्या हो गई? इकाई। इसका निर्माण कौन से विभाजन से हुआ छात्रों? अब ये अपनी संतति उत्पन्न करेगा तो इसे क्या करना है? केवल परिवर्धन। क्या करना है इसको? परिवर्धन करना है। पहला गया। लेकिन छात्रों यहाँ थोड़ा सा मैं आपको ध्यान दूंगा कि अमीबा में जो विभाजन होता है ये अनियमित हो सकता है। कैसा होगा द्विविभाजन? मोनेरा और जगत या प्रोटिस्टा जगत के जीवों में ये विभाजन कैसा हो जाता है? प्रोटिस्टा। ये आगे देखो बच्चों, ये अमीबा में कौन सा होगा? अनियमित। अब आप स्लीपर जीव बताएंगे सभी बच्चे। कौन सा बताएंगे? कौन सा जीव है? पैरामीशियम। स्लीपर जीव है। कैसा जीव है? स्लीपर क्यों कहते हैं? बताया ना आपके लिए जूनियर में कि जब हम चलते हैं तो चप्पल का जो निशान बनता है तो चप्पल का नीचे का भाग तो हम तनी क्या ना, चप्पल की तनी टूट गई, कहाँ रहेगा? स्लीपर नीचे का भाग कहाँ है? तो स्लीपर को निशान ऐसे याद है ना। अतः इसे क्या कहा जाता है? स्लीपर जीव भी कहा जाता है। ध्यान से गुड़िया, कौन बच्चा बताएगा इसमें कितने केंद्रक होते हैं? बताओ, केंद्रक कितने होंगे इसमें? 2 होंगे बेटा। इस प्रोटिस्टा में 2 केंद्रक होते हैं। एक होता है आपका गुरु केंद्रक और एक कौन सा होगा? लघु केंद्रक। अतः गुरु केंद्रक बाकी की सभी क्रियाओं का नियमन करता है और लघु केंद्रक क्या करता है गुड़िया? जनन से संबंधित। अब देखो कैसे करेगा, इसके जनन को बताना जरा, बताना जरा जनन कैसे करेगा ये बताओ। अरे एक कोशिक जीव है, अतः पहले 2 केंद्रक बनावे को। पागल हो? पहले 2 का बनावे को केंद्रक बना ले को, और या तो क्या बन जाएंगे? 2 केंद्रक बन गए। कोई परेशानी? रुक जाओ, अरे रुक जाओ। ई केंद्रक या में क्या केंद्रक हैं? 2। एक केंद्रक का है गुरु और एक का के हम। अब गुरु वाले केंद्रक ने नीचे को केंद्रक बना लिया और जो लघु केंद्रक था तो उसने भी कौन सा केंद्रक बना लिया? लघु केंद्रक। कौन सा बना लियो? अब या को विभाजन हो तो कैसे हो? या की सीमा तल निर्धारित है जाओ भाई साहब, क्योंकि एक जीव में दोनों ही केंद्रक जाने चाहिए, लघु बारह जाना चाहिए और तो या को विभाजन केवल अनुप्रस्थ है सके। या को विभाजन कैसे हो? केवल जानते बेटा विधि में। और अगर जीव पहचानना जो योजक कड़ी के नाम से भी जाना जाता है, किसके नाम से जाना जाता है? जरा बताओ कौन सा जीव है? युगलीना। अब इस युगलीना में देखिए बच्चों, ये क्या हो गया? केंद्रक हो गया। ठीक है, या साइड से कर दूंगा, अभी समझ में आ जाओगा। अब ये केंद्रक क्या करेगा? ये भी एक कोशिक है, तो पहले काय की मात्रा बढ़ेगी? डीएनए की, फिर काय की बढ़ेगी? कोश का द्रव्य की। अतः 2 केंद्रक है और कोश का द्रव्य की मात्रा यहाँ बढ़ेगी और यहाँ बढ़ेगी। इसके बाद इसमें विभाजन कैसे होगा? दिमाग लगाओ। अतः बच्चों यहाँ ये क्या बनेगी? खांच। और ये खांच ऐसे विभाजन करती लाएगी। क्या करती लाएगी? ऐसे विभाजन करती लाएगी। तो इसमें जो कितने जीव बन जाएंगे? 2। तो ये विभाजन कैसे हुआ? लंबत है वो अनुदैर, और यहाँ में कौन सा हुआ? द्विविभाजन। अतः द्विविभाजन के 2 प्रकार है। ये कौन सा है को? 3। एक तो है को अनियमित, खाते है सके। ई कैसे है को? और ई कैसे है को?
अब देखो बच्चों, एक विधि रह गई इसकी, बहुविभाजन। क्या ये एक जीव है जो आप में मलेरिया रोग करता है, नाम बताओ। प्लाज्मोडियम, बस 1 मिनट लग रहे गुरु जी। प्लाज्मोडियम कौन सा जीव है? मच्छर नहीं करता आप में मलेरिया, ध्यान रखना, वेक्टर होता है वो, और हम मच्छर के लिए वेक्टर होते हैं। मलेरिया में इतना ही दोषी तो मच्छर है बेचारा, और इतना ही हमें, ठीक है। ये प्लाज्मोडियम है। माना हमने कोई एंटीबायोटिक ली या कोनेन ली, कोई ड्रग्स ली, तो जैसे ही हम ड्रग्स लेंगे इस पर दबाव भरी परिस्थिति आ जाएगी, क्योंकि अलैंगिक जनन जीव को दबाव भरी परिस्थिति से भी उकेड़ देता है। अतः यहाँ बहुविखंडन करेगा, ये यहाँ क्या करेगा? बहुविखंडन करेगा। ध्यान से बच्चों, अब देखो कि कुछ समय के लिए जैसे ही औषधि मिली जीव को, तो इस पर क्या गया? औषधि से खत्म करेगी, ये अपने चारों तरफ शिष्ट बनाएगा। क्या बना जाएगा? और चुपचाप पड़ा रहेगा। अब जैसे ही दवा का असर खत्म हुआ तो गुड़िया अब इसके अंदर जो केंद्रक है, ये केंद्रक समसूत्री विभाजन से अनेकों केंद्रकों का निर्माण करेगा। देखो साहब कितने प्रबलता ले वो, अनेकों केंद्रक का क्या करेगा? समसूत्री विभाजन से। और प्रत्येक केंद्रक के चारों तरफ क्या इकट्ठा हो जाएगा? कोश का द्रव्य। जीव द्रव्य तो केंद्रक हो गया ना। इसके बाद ये शिष्ट क्या हो जाएगी? फट जाएगी। इस समय से कितनी संख्या हम निकलेंगे बताओ? जनन भी कर गया जीव और दबाव भरी परिस्थिति से अपने आप को जीव ने क्या कर लिया? उकेर भी लिया। आ गई बात समझ में? जनन भी कर गया और क्या कर गया? आगे देखो बच्चों, 1 मिनट। इसके बाद देखो बच्चों, आपका दिमाग लगेगा। इसके बाद ये अगर आपका सैकेरोमाइसिस सिरोविसी कवक है, ईस्ट, जिसका हिंदी नाम क्या है? इसको जनन करना है, अंतर करना है, फाउंडेशन क्वेश्चन है। तो ये केंद्रक क्या करेगा? अपना दोगुणन। डीएनए क्या करेगा? दोगुणन। कितने केंद्रक बन जाएंगे गुड्डू? 2। ध्यान दे। इसके बाद क्या होगा बच्चों? इस पर कलिका बनेगी। इसे क्या कहते हैं बच्चों? हम बड। आ रही बात समझ में? अतः किसका निर्माण हो गया? बड का। ये केंद्रक क्या करेगा? इसके अंदर गया, गया ना। धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा? खत्म। ध्यान दे। अभी बड का करेगी भाई, पहले का होगी जनन इकाई बन गई, और फिर जनन इकाई का होगा। अब यही कोश का आकार में क्या हो जाएगी? ठीक है, ये इसका कौन हो गया? केंद्रक। कर गई परिवर्तन, जनन इकाई बनेगी, फिर क्या बनेगा? फिर या को केंद्र को क्या होगा? दोगुणन। फिर क्या बनेगी? बड। फिर केंद्र कहाँ चले जाओ? बड़ के अंदर। ई काय को बाते अलग। फिर या क्या करना पड़ेगा? परिवर्तन करना पड़ेगा। जनन इकाई बंदी चली जाएगी और वह कौन चले जाओ? परिवर्तन। एक सेल दूसरी सेल से जुड़ी नहीं हुई है। अपवाद स्वरूप इस धरा पर एक कोशिक कवक केवल और केवल ईस्ट ही होती है। अगर मैं इस कोशिका को अलग कर दूं तो जरा बताना, ये दूसरी साथ आएगी क्या? नहीं। अतः आभासी कवक तंतु होता है इसका। लेकिन जब विभाजन होता है, ध्यान दे, जब इस कोशिका का विभाजन हुआ, तो फाउंडेशन क्वेश्चन है छात्रों, तो ये समान है या असमान है? बावड़ी, यहाँ तो समान है, दोनों बराबर के बने हैं। यहाँ तो द्विविभाजन में कैसे बने हुए? समान। लेकिन जब या कोशिका से 2 कोशिका बनी है, तो ये दोनों कैसी बनी है? छोटी बड़ी बनी है। अरे ध्यान रखना है, ये कैसा हो गया? असमान। यहाँ तो कोई परेशानी विधियों में, ये विधि समझ में आ रही है लगे जनन की? ठीक है, तो बेटा बहुत